गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने कुछ जनरल ट्रेंड्स करे थे फिजिकल प्रॉपर्टी में कि क्या वेरिएशंस आते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जैसे आपकी एटॉमिक रेडियाई हो गई, या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गई, आयनाइजेशन इंथैल्पी हो गई, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, या वैलेंसी होगी। तो इसमें अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं या पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। तो क्या वेरिएशंस आते हैं, किस तरीके से ग्रुप में अगर हम चले तो वहाँ पे क्या वेरिएशंस आते हैं, पीरियड में चले क्या वेरिएशन आते हैं और वो वेरिएशन क्यों आते हैं, इनके बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे। और उसमें लिया था हमने सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई। कल के वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, वो अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी उसमें कि वो पूरा वीडियो आ नहीं पाया। तो जहाँ पे से छोटा था वो वहाँ से हम आगे इसको फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने एटॉमिक रेडियाई में आपको बताया था कोवैलेंट रेडियाई, हम डिस्कस कर रहे थे कोवैलेंट रेडियाई पे या कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस क्या होती है, किसे कहते हैं कोवैलेंट रेडियस। मैंने कल भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि जो रेडियस होती है किसी एटम की, रेडियस को हम करेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। क्या रीज़न है उसके रीज़न मैंने आपको बताया था, क्योंकि एटम का जो साइज होता है बहुत स्मॉल होता है और वो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे हम उसकी प्रॉपर एटॉमिक रेडियस का पता कर सकें, क्योंकि इतना स्मॉल है कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो वहाँ पे उसके साइज में चेंज आ जाता है, या अगर उसके नियर अबाउट या कोई नेबर दूसरा एटम है तो उसके कारण भी वहाँ वेरिएशंस आते हैं। तो हम एक्यूरेट एटॉमिक रेडियस का पता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसके नियर अबाउट हम पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम तीन एटॉमिक रेडियाई से हम पता कर सकते हैं, या तीन एटॉमिक रेडियस से हम पता करते हैं कि पर्टिकुलर एटॉमिक रेडियस क्या होगी। तो प्रेजेंट टाइम पे जो ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है वो मानी जाती है कोवैलेंट रेडियस। दूसरी होती है आपकी वान डेर वाल रेडियस, और तीसरी रेडियस आती है आपकी मेटेलिक रेडियस। तो अभी हम कोवैलेंट रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। अब कोवैलेंट रेडियस क्या होती है, मैंने आपको बताया कि कोवैलेंट रेडियस वो रेडियस होती है, या कोवैलेंट रेडियस हम उस रेडियस को कहेंगे जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से, या कोई सेम एटम किसी दूसरे एटम से कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम माने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है H2 मॉलिक्यूल का। अब H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन एटम जब क्या होता है दूसरे हाइड्रोजन एटम से क्या होता है कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है। जब ये क्या होगा कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा, ये देखो पहला हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम आ गया, ये आपका कोवैलेंटली बॉन्डेड हो गया। ये इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो कोवैलेंट रेडियस में एक चीज़ ध्यान रखना कि कोवैलेंटली बॉन्डेड कौन सा, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। तो अगर कोई मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्डेड अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस, यानी उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, जिसे क्या कहा जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे देखेंगे हम, देखो ये आपका हाइड्रोजन पहला और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन, ये पहले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, सेंटर पॉइंट या न्यूक्लियस, बात एक ही है, न्यूक्लियस से सेंटर पॉइंट। अब ये देखो ये पहले हाइड्रोजन की रेडियस है और ये दूसरे हाइड्रोजन की रेडियस है। अब ये टोटल डिस्टेंस देखो इतनी हो गई, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कौन सी, पहले न्यूक्लियस से और दूसरे न्यूक्लियस, यानी कि पहले हाइड्रोजन एटम का सेंटर और दूसरे हाइड्रोजन के एटम के सेंटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है,
इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, इसका हाफ क्या होगा, ये देखो, ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ये होता है आपका कोवैलेंट रेडियस। क्या होती है, कोवैलेंट रेडियस। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कोवैलेंट रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोवैलेंट रेडियस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि कोवैलेंट रेडियस ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इज कोवैलेंट रेडियस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज, ये हो जाएगी आपकी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। टू सिंगल कोवैलेंट बॉन्डेड एटम होने चाहिए, इसमें क्या होने चाहिए, टू सिंगल कोवैलेंट बॉन्डेड एटम, यानी उनके बीच में जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होना, सिंगल बॉन्ड का होना जरूरी है। वो बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, वहाँ पे इंटरन्यूक्लियर इंट्रैक्शन फोर्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लेते हैं, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। तो कोवैलेंट रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगल बॉन्डेड एटम। टू सिंगल बॉन्डेड एटम में, सिंगल बॉन्डेड में केवल एटम लिख रहा है, टू एटम अपॉन टू, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम अपॉन टू। तो कोवैलेंट रेडियस, इसको हम क्या लिखते हैं, आर कोवैलेंट रेडियस, आर कोवैलेंट इक्वल टू हो जाएगी आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे हाइड्रोजन में, अभी हम इसको विद एग्जांपल करेंगे तो उसको हम ले लेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी इसको हम केवल यहाँ पे फॉर्मूले के लिए डिस्टेंस लिख रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टू। ये हो गई आपकी कोवैलेंट रेडियस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टू। अब इसको हम क्या करते हैं, विद एग्जांपल समझते हैं, ठीक। अब विद एग्जांपल हम कैसे समझेंगे, इसे देखो। हाइड्रोजन एटम, इसको हम पहले हाइड्रोजन एटम से ही समझते हैं। जो हाइड्रोजन एटम है, ये देखो आपका हाइड्रोजन एटम, ये बॉन्डेड एटम है, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ये इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया, पहले हाइड्रोजन का सेंटर, दूसरा हाइड्रोजन का सेंटर, यानी पहले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो हाइड्रोजन, किन्हीं दो बॉन्डेड हाइड्रोजन के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो होती है 74 पिकोमीटर, यानी कि इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 74 पिकोमीटर है। तो इसकी अब कोवैलेंट रेडियस क्या हो जाएगी, कोवैलेंट रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम, कोवैलेंट रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। तो कितनी है डिस्टेंस, 74 पिकोमीटर अपॉन टू। तो कोवैलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी आपकी, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37 पिकोमीटर। यानी कि हाइड्रोजन एटम में जो कोवैलेंट रेडियस होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, वो होती है आपकी 37 पिकोमीटर, समझ रहे हो। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये और एटॉमिक रेडियस से ज़्यादा एक्यूरेट है। तो समझ गए कि किन्हीं दो सिंगल बॉन्डेड एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होती है कोवैलेंट रेडियस। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, किन्हीं दो सिंगल बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट मीन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होती है आपकी कोवैलेंट रेडियस। सेम एज अगर हम क्लोरीन में देखें, एक और देख लेते हैं क्लोरीन में, ये देखो ये आपका क्लोरीन
और ये दूसरा क्लोरीन, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हो गया आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लोरीन में ये जो होती है, ये होती है 99 पिकोमीटर। कितनी होती है? 99 पिकोमीटर। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये हो गई आपकी, कितनी हो जाएगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी 99 पिकोमीटर। तो कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन कितनी हो जाएगी आपकी? कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन कितनी हो जाएगी? 99/2। तो कितनी हो जाएगी? 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 पॉइंट कितनी 5 पिकोमीटर। ये हो गया आपकी कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो ये रेडियस क्या है? ज़्यादा एक्यूरेट है। दूसरी लेते हैं हम, कौन सी? वान डेर वाल रेडियस। अब दूसरी रेडियस पे आ जाते हैं हम। दूसरी रेडियस होती है आपकी वान डेर वाल रेडियस। अब देखो वान डेर वाल रेडियस क्या है। वान डेर वाल रेडियस जो होती है, वान डेर वाल रेडियस होती है आपकी किन्हीं दो बॉन्डेड एटम, किन्हीं दो बॉन्डेड यानी सिंगल बॉन्डेड हो सकते हैं या बॉन्डेड एटम हो सकते हैं, उनके जो सिंगल बॉन्डेड एटम है उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ, ये भी सेम वही होता है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है? देखो वान डेर वाल रेडियस में क्या फर्क है ये देख लो। वान डेर वाल WAAL वान डेर वाल रेडियस। कोवैलेंट रेडियस में क्या लेते हैं हम? कोवैलेंट रेडियस में हम कोवैलेंट बॉन्डेड एटम की जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ लेते हैं। वान डेर वाल रेडियस में क्या लेते हैं? सपोज ये कोवैलेंट एडेड एटम है, ठीक है, ये कोई कोवैलेंट एडेड क्या है? ये एटम या मॉलिक्यूल है, ठीक है, कंपाउंड समझ लो, और ये कोई दूसरा है, ठीक। एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। अब वान डेर वाल रेडियस क्या कहती है कि ये जो दो मॉलिक्यूल हैं जो कि कोवैलेंटली एडेड है, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों, ये देखो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के नेबर है। तो इन दोनों के ये जो नियरेस्ट नेबर है, इन दोनों नेबर के जो न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो इन दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका हाफ, ये होती है आपकी वान डेर वाल रेडियस, ठीक है। ये आपकी क्या? वान डेर वाल रेडियस। यानी कि दो कोवैलेंट बॉन्डेड एटम जो कि क्या है? एक दूसरे के नेबर हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ होती है आपकी कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। तो अगर हम देखें, जैसे क्लोरीन में देख लें अगर हम, तो क्लोरीन की वान डेर वाल रेडियस, नॉट कोवैलेंट, वान डेर वाल रेडियस। अगर हम क्लोरीन की वान डेर वाल रेडियस देखें तो क्लोरीन की वान डेर वाल रेडियस इससे अराउंड कितनी आती है? 199 पिकोमीटर होती है। कितनी? 199 पिकोमीटर। तो 199 इंटू 2 कर लो इसे, तो कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 119, 2 1 जा 2 13। तो ये जो डिस्टेंस है अराउंड 398 पिकोमीटर होती है। तो और ये कितनी हो जाएगी आपकी? 199 पिकोमीटर। किसमें? फॉर क्लोरीन एटम। तो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है 199। अब देखो, अभी हमने किस में देखा था? अभी हमने देखा था इससे पहले कौन से में देखा था हमने? कोवैलेंट रेडियस में। कोवैलेंट रेडियस में कितनी आ रही थी? 49.5 आ रही थी, और यहाँ देखो 199 आ रही, तो ज़्यादा है ना। तो ये जो वान डेर वाल रेडियस होती है, वान डेर वाल रेडियस लार्जेस्ट रेडियस होती है, ये ज़्यादा बड़ी रेडियस होती है, तो इसको ज़्यादा
नहीं लिया जाता, मतलब इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वांडर वाल रेडियस जो होती है, वांडर वाल रेडियस कहाँ यूज की जाती है? वांडर वाल रेडियस यूज की जाती है नोबल गैसेज में, क्योंकि नोबल गैसेज में, नोबल जो गैसेज होती है वो क्या होती है? इनर्ट होती हैं। इनर्ट मतलब वो केमिकली रिएक्ट नहीं होती, तो वहाँ पे जो रेडियस लेते हैं हम वांडर वाल रेडियस लेते हैं, वहाँ पे कोवैलेंट या मेटेलिक रेडियस नहीं आती। मेटेलिक तो आ भी नहीं सकती क्योंकि वो गैसेज है। कोवैलेंट इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वो बॉन्डेड ही नहीं है, तो वहाँ पे जो रेडियस आती है वो वांडर वाल रेडियस आती है, ये ध्यान रखना आप लोग। और तीसरी रेडियस भी बता दूँ आपको मैं, जो तीसरी रेडियस होती है वो होती है मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस जो है, मेटेलिक रेडियस क्या होती है कि मेटेलिक रेडियस, अब देखो मेटेलिक रेडियस क्या होती है कि किन्हीं दो नियरेस्ट नेबर एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ लेना। हमने सब में वही है कि न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसका हाफ। अब यहाँ पे मेटेलिक रेडियस में क्या आ रहा है आपका? कोई दो नियरेस्ट नेबर है, ये देखो ये नियरेस्ट नेबर है एटम, अब ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस, इन दोनों की जो न्यूक्लियस है, इन दोनों की जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इस न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, ये हो गया आपकी मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, तो मेटेलिक रेडियस भी थोड़ा सा बड़ी होती है। मेटेलिक रेडियस जनरली हम किसकी लेते हैं? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनके हम क्या लेते हैं? मेटेलिक रेडियस जनरली, जैसे कॉपर के हम जनरली मेटेलिक रेडियस लेते हैं, एजी की मेटेलिक रेडियस ली जाती है। तो मेटेलिक रेडियस क्या है कि किन्हीं दो एटम, दो नियरेस्ट नेबर एटम यानी पड़ोसी हैं, इनके न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस का हाफ होती है आपकी मेटेलिक रेडियस। ये कोवैलेंट रेडियस से थोड़ा सा बड़ी होती है और वांडर वाल रेडियस से थोड़ा सा कम होती है। समझ रहे बच्चों? अब हम इसमें ये देखेंगे कि अगर हम ग्रुप में और पीरियड में चले तो एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आते हैं। तो वेरिएशन देखेंगे अब हम इसके किस में? ग्रुप में और पीरियड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन इन ग्रुप, कि ग्रुप में क्या वेरिएशन आते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज हम ले लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट ले लेते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में हम एल्कली मेटल ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं हम कहाँ से? लिथियम। एक ग्रुप ले रहे हैं इसका लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब देखो लिथियम में आपकी जो नंबर ऑफ सेल होती है वो क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, यानी कि आपकी यहाँ पे क्या होगी? एक के सेल होगी, एक एल सेल होगी। यहाँ पे आपकी 3 सेल हो जाती है, के एल एम, यहाँ पे के एल एम एन, यहाँ पे के एल एम एन ओ, देन के एल एम एन ओ पी, के एल एम एन ओ पी एंड क्यू। अब देखो आप ध्यान दो, हाँ क्या हुआ जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ग्रुप में कहाँ चलते हैं? ग्रुप में चलते हैं हम टॉप टू बॉटम। अब देखो टॉप टू बॉटम चलने पे क्या हुआ? लिथियम में अगर हम देखें, ये देखो ये लिथियम एटम है, 2 सेल है, इसका सेंटर है, ये इसकी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है कि जो आपका सेंटर है यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है आपका? वो होती है आपकी एटॉमिक रेडियाई। तो ये लिथियम के एटॉमिक रेडियाई है। अब देखते जाओ, 2 सेल है, सोडियम में 3 हो गई। अब ये देखो एटॉमिक रेडियाई में डिफरेंस देखते जाओ क्या हो रहा। पोटेशियम में देखें एक और बढ़ गई, रुबिडियम में देखें एक और बढ़ गई। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप पे चलते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये देखो हो रही इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रही है?
क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चल रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही। लिथियम में केवल कितनी है, 2 सेल। कितनी सेल है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल 2 सेल। यहाँ पे कितनी हो गई, 3 सेल। पोटेशियम में कितनी हो गई, 4 सेल। यहाँ पे कितनी हो गई, 5 सेल। यहाँ पे कितनी हो गई, 6 सेल, और इसमें 7 सेल। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट सेल की डिस्टेंस है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है अगर हम किसी ग्रुप में चलते हैं। तो ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं और पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो अभी हम वेरिएशन किस में देख रहे हैं, ग्रुप में। तो ग्रुप में अगर हम चलते हैं किसका वेरिएशन देख रहे हैं, हम एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देख रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम अगर हम किसी ग्रुप में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज होते हैं। जैसे हम लिथियम में गए, ये सेकंड पीरियड में है, सोडियम थर्ड पीरियड का है, पोटेशियम फोर्थ पीरियड में आता है, रूबिडियम फिफ्थ पीरियड में आता है। तो वैसे वैसे जैसे जैसे पीरियड बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब सेल इंक्रीज होती है तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है। तो इसलिए जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस वहाँ पे इंक्रीज होती है, ये ध्यान रखना बच्चों। दूसरा वेरिएशन देखेंगे हम किसमें, वेरिएशन इन पीरियड। अब पीरियड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ढंग से समझो। ये जो वेरिएशन है बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, ये बहुत काम की चीज़ है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। देखो वेरिएशन इन पीरियड, अब ध्यान दो। पीरियड में हम क्या चलते हैं, लेफ्ट राइट। हम सेकंड पीरियड में चल रहे हैं। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब ये देखो ये हम पीरियड में चल रहे हैं। पीरियड में क्या चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। पीरियड में यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 321, ये 4 हो गया, 22, 5, 23, ये हो गया 24, 6, ये होगा 25, 7, ये होगा 268 और ये होगा 27। और मैंने नोबल गैसेज नहीं थी क्योंकि यहाँ पे 28 यानी जो आपका ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे जैसे लिथियम में, देखो आपको इस चीज़ का पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है उसके बाहर रिवॉल्विंग करते हैं, किसमें, शेल में। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है तो इसलिए पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन क्या है उसके बाहर है। अब देखो देखते जाओ, ध्यान दो। पीरियड में क्या वेरिएशन आता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो यहाँ पे सेल तो सेम है। देखो सेल कौन सी, दूसरी सेल है, देखते जाओ। देखो ये है आपका, मैं जैसे बता दूँ बना दूँ, ये पहली सेल हो गई आपकी और ये दूसरी सेल हो गई। अब इसी में हम भरते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले हम लिथियम का ही देख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो सभी में आएंगे, ये इनर सेल हो गई आपकी। लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस ये हो गया, डिस्टेंस आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। यहाँ पे रिपल्शन कुछ नहीं हो रहा इसमें। बेरिलियम में 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, रिपल्शन बढ़ गया। अब देखो जैसे जैसे आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में सेम होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, न्यूक्लियस में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा।
ठीक है, तो ये चार्ज क्या होता जाएगा, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का इंक्रीज होगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7 में, ये देखो मैं कहाँ फ्लोरीन तक आ गया। तो यह क्या है, यहाँ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का नेट इफेक्टिव फोर्स भी क्या होगा, इस पर इंक्रीज होता जाएगा। और जब इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इस सेल को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो जब पुल करता है तो ये सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। किसके कारण, इस न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के कारण। क्यों कि जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जैसे जैसे आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। और वो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण वो जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, जिसके कारण क्या होती है, जो शेल है वो श्रिंक हो जाती है, थोड़ा सा छोटी हो जाती है। तो इसीलिए जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण क्या होता है, जो आपकी रेडियस है वो श्रिंक हो जाती है, यानी जो आपकी शेल है वो श्रिंक हो जाती है और रेडियस कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पे किसके कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण शेल क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। तो जब हम लिथियम से नियोन यानी फ्लोरीन तक चलते हैं, नियोन को मतलब लिथियम से फ्लोरीन तक जब हम चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि पीरियड में अगर हम चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पीरियड में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और वो क्या करेगा, सेल को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि शेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो अगर हम लिथियम और फ्लोरीन के एटॉमिक रेडियस देखें तो लिथियम की एटॉमिक रेडियस इस पर्टिकुलर में सबसे बड़ी होगी और फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी होगी। तो वो इसलिए होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे हम पीरियड में आगे चलते हैं वैसे वैसे इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है, वेरिएशन इन पीरियड एंड वेरिएशन इन ग्रुप। तो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, ओके। तो ये है आपका वेरिएशन इन पीरियड एंड ग्रुप एटॉमिक रेडियस का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आयनाइजेशन इंथैल्पी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखेंगे और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीन चीज़ों को हम करेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय।